नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। व्हाइट पेपर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया है जिसमें निर्दोष लोगों को मारना इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ है। ये बड़ी अपडेट दिखाते चले। जो कोई भी हथियार उठाएगा वो आतंकवादी है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बयान यहाँ पर विदेश में दिया गया है और उसके साथ ही देखिए पाकिस्तान की जगह एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में होनी चाहिए। डेनमार्क के राजनयिक ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। जो कोई भी हथियार उठाएगा वो आतंकवादी है और भारत को जोरदार समर्थन दिया गया है। विश्व शांति के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस यहां पाकिस्तान को लाना होगा। आतंकवाद पूरी दुनिया का मसला है। आतंकवाद को कहीं पर भी कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए और पाकिस्तान की जगह एफएटीएफ के अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर है। तो फिलहाल बताते चले जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़ी बात कह दी गई, लेकिन उस बीच में डेनमार्क के राजनयिक ने भी पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है, जहां पर वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर जो यहां आतंकवादी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि निर्दोष लोगों को मारना तो इस्लाम की शिक्षा के भी खिलाफ है और पाकिस्तान यहां पर इस्लाम का दुश्मन का केंद्र बन चुका है। वहां के आतंकी संगठनों की विचारधारा में और आईएसआई अलकायदा की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। वे मानते हैं कि उनके पास धार्मिक वैधता है जो पूरी तरह गलत है। इस्लाम किसी की हत्या की अनुमति नहीं देता है, लेकिन उनकी विचारधारा यहां पर ये बन गई है। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि यहां आतंकवाद पूरी दुनिया का मसला है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बड़ी बात कह दी गई, लेकिन इस बीच में यहां डेनमार्क के जो राजनयिक हैं उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। वो कह रहे हैं कि यहां पाकिस्तान की जगह एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होनी चाहिए और बताते ये भी चले कि एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को 1989 में बनाया गया और उस समय G7 की बैठक में एफएटीएफ का गठन हुआ और हेरा फेरी रोकना इसका मकसद था। साल 2001 में अमेरिका में यहां 9/11 के हमले के बाद एफएटीएफ आतंकियों को मिलने वाले पैसे पर नजर रखने लगा और इसके बाद हथियारों की तस्करी, संपत्ति को छुपाना, वर्चुअल एड्स और जैसे यहां पर क्रिप्टो करेंसी जैसी जुड़ी गतिविधियों पर इसकी निगरानी आ गई। लेकिन फिलहाल यहां पर देखिए एफएटीएफ की ग्रे और ब्लैक लिस्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि एफएटीएफ में फिलहाल 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं, जिसमें यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग से ही परिषद के यहाँ पर जो सदस्य हैं ये खाड़ी परिषद के सदस्य हैं। भारत साल 2006 में एफएटीएफ में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ। 10 में इसका पूर्ण सदस्य बना। एफएटीएफ का फैसला लेने वाला निकाय प्लेनरी साल में 3 बार मीटिंग करता है और ये बैठकें फरवरी, जून और अक्टूबर में होती हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में चला जाता है तो फिर किस तरह का असर हो सकता है, यानी कि एफएटीएफ के जो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई रहती है किस तरह की रहती है। यहाँ पर उन देशों की मदद करना भी इसका काम होता है जिनमें कुछ कमियां हैं। इस प्रक्रिया में उन देशों में अपने पहचान को बढ़ाने के लिए मदद करना और कमियां कहाँ हैं इसके बारे में योजना पर काम करना, और अगर उस योजना को ठीक से लागू होता है तो उसे भी ग्रे लिस्ट से हटाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान और एफएटीएफ का रास्ता और रिश्ता समझना भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का जो पुराना नाता रहा है और लिस्ट में आता जाता ये रहा है, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ 2008 में पहली बार लिस्ट में डाला गया था, 9 में फिर दोबारा ये बाहर आया और 3 साल बाद 2012 में फिर से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया, 15 में इसमें यहाँ पर रहा और इसके बाद 18 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला गया, 22 में पाकिस्तान को एफएटीएफ की लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहा है और भारत के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में पहुंचाना आसान नहीं है। लेकिन उस बीच में अगर इसे एफएटीएफ में शामिल करना है तो उसके लिए समर्थन भी चाहिए होगा। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग और सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों में पहलगाम हमले पर दुख जताया गया है। लेकिन आप देखिए किस तरह से अब यहाँ पूरी रणनीति भारत ने बुन ली है और ओवैसी भी कह रहे हैं कि अब इसे एफएटीएफ की लिस्ट में डालना, ग्रे लिस्ट में डालना बहुत जरूरी है। डेनमार्क के राजनयिक की तरफ से भी ये कह दिया गया है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। ब्रिगेडियर संजय साहनी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रिगेडियर जुड़ने के लिए। करोड़ी सिंह हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दिनेश सिंह गैंथ हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों को मारना इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ है, जो बार बार दोहाई दी जाती है। नाइजीरिया में जो ऑल पार्टी डेलीगेशन में सदस्य के तौर पे ओवैसी जी गए, तो मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा
कि हालांकि जैसे कि भारत सरकार के साथ में कहीं ना कहीं जैसे कि उनके मतभेद रहे हैं, कुछ न कुछ अलग तरीके से वक्त बोर्ड को लेकर के या किसी चीज को बोलते रहे हैं, लेकिन अल्जीरिया में जाकर के उन्होंने पूरे तरीके से देश के साथ में कदम मिलाते हुए जो बातचीत की, तो मैं उसकी उनकी तारीफ करता हूँ। पूरे तरीके से उन्होंने मतलब पाकिस्तान की मतलब बखें उधेड़ कर रख दी, और उन्होंने क्लियर तरीके जो बताया तो अपने तरीके से बिल्कुल ठीक बताया। क्योंकि देखिए, सिर्फ लड़ाई एक मोर्चे पे जैसे हमारे जो मतलब कि वीर सैनिक जो लड़ रहे हैं, हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जो लड़ रही है, उसके अलावा कूटनीतिक मतलब कि डिप्लोमेसी और जो पॉलिटिक्स है वो भी देखिए साथ साथ में अपने तरीके से है। और अगर पूरे तरीके से इनको अगर मतलब कि जैसे नेस्तनाबूद करने का काम करें पूरे विश्व पटल पर, वो अत्यंत जरूरी है। क्योंकि देखिए एक काम कर दिया, लेकिन उसके उसमें एवज में इन्होंने क्या किया पाकिस्तान ने, क्योंकि हमने एक तरह से हमारे पड़ोस में मतलब उनकी खुशनसीब सिर्फ यही है कि हम लोग उनके पड़ोस में, अदरवाइज अभी तक ग्रे लिस्ट छोड़िए, ब्लैक लिस्ट और उसके अलावा जैसे कि सीरिया जैसी स्थिति इनकी होगी होती। तो ओवैसी जी ने जाकर के वहां जो बताया, तो उसका मकसद जो था वो बिल्कुल ठीक तरीके से स्पष्ट था, और हमें बताने भी आवश्यक था। साथ जो डेलीगेशन आचार्य जो भेजे गए, तो बेहतरीन अपना कार्य उन्होंने ये किया कि जैसे कहीं ना कहीं जैसे कुछ जो देश थे, जैसे कि कोलंबिया जैसे, उनकी तरफ से और कुछ और कंट्रीज की तरफ से भी जो जिनके दिमाग में ये था जी। कि पहलगाम हमले को लेकर के शायद हो सकता है हमने कुछ उन पे कुछ जाति की पाकिस्तान पे और कुछ किया, और अपने तरीके से वो मतलब बेचारगी का रोना रो रहे थे और अपने आप को विक्टिम की तरह पेश कर रहे थे। तो वो सफाई देनी, साफ सफाई मतलब जैसे कि उसमें उनके तरफ से जो गंदगी कचरा जो फैलाया गया था पूरे विश्व में, तो उसको सफाई करने की आवश्यकता थी। उसे बताना जरूरी था कि हम लोगों ने जो काम किया, तो हम लोग एक तरह से एक्शन का रिएक्शन था। ठीक है। हमने कोई किसी हमने बता करके क्लियर किया कि हम लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है उन पे नहीं कर रहे, किसी भी नहीं कर रहे। जो हम लोग जो कर रहे हैं, तो अपने तरीके से जहां पर जो आतंक के अड्डे हैं उन पे ही करने काम कर रहे हैं, और जहां से जैसे आतंकियों को संरक्षण देने का काम, उनको वित्त पोषण करने का काम, या जिन्होंने जैसे कि उनको संरक्षण दिया उस पे करके, और जहां से हमें लगे कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन जहां से समस्या हमें आती हुई दिखाई दी, या जहां से अपने तरीके से उन्होंने बिना उकसाए हुए अगर हम पे वॉर करने का काम किया पाकिस्तान, तो वहीं पर हमने हमले काम किया, प्रिसीजन के साथ में काम किया। वो करोड़े सिंह एयरबेस जी, पे जो किया, या आतंकी जो डेनमार्क हमले के जो जो तो राजनयिक हैं, जी। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की पोल खोल दी, उन्होंने कहा कि ये तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होना ही चाहिए। उन्होंने पूरी पोल खोल कर रख दी है। और एफएटीएफ की लिस्ट की ग्रे लिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी तो समर्थन चाहिए अलग अलग देशों का। तो ठीक है ना, भारत के लिए तो अच्छी बात है। देखिए आशा जी, आपने बताया कि कई बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है और फिर ग्रे लिस्ट से वापस भी निकाला गया है। तो ये लंबी प्रक्रिया चल रही है। 2022 में वापस निकाल दिया था, अब दोबारा लाने के लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। केवल ओवैसी साहब के कहने से या डेनमार्क के राजदूत के कहने से नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत से देशों को कन्विंस करना पड़ेगा, और आपको हमारे को बहुत से तथ्य इकट्ठे करने पड़ेंगे जो उन देशों को कूटनीतिक तरीके से हमें देना पड़ेगा। देखिए, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन का था, वो मिलिट्री ऑपरेशन था, लेकिन उसके बाद जो मंच बदला है वो है परसेप्शन का वार शुरू हो गया है दोनों देशों के बीच में। तो दोनों देशों के दरमियान जो परसेप्शन वार है उसके कई साधन है, उसमें कूटनीति एक साधन है। और कूटनीतिक दृष्टि से पाकिस्तान भी अपने देश से भुट्टो को बाहर भेजा है। स्वयं वहां के प्रधानमंत्री 4 देशों के दौरे पे गए हैं। अब अगले हफ्ते वो चीन और सऊदी अरब जाने वाले हैं, और उसके बाद भी वो यूएई और बहरीन और कतर और कुवैत वहां का प्लान भी बना रहे हैं। तो पाकिस्तान भी कूटनीतिक दृष्टि से अपने एफर्ट्स कर रहा है और भारत भी कर रहा है। दूसरा जो परसेप्शन वार का साधन है वो मीडिया है। पाकिस्तानी मीडिया, दोनों ही अल्टरनेटिव मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, एक तरीके से पाकिस्तान के परसेप्शन को जिस तरह दुनिया में प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं दुनिया के परसेप्शन में, सोच में बदलाव लाता है। उसी तरह से भारत का मीडिया भी, और दोनों अल्टरनेटिव मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दोनों मीडिया को एफर्ट करने चाहिए। और जो तीसरा है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, देखिए किसी भी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए आपको प्रॉपर वर्ड्स यूज करके दूसरों को कन्विंस करना पड़ता है लॉजिकली तरीके से, और वो लॉजिकली रीजनिंग जो डेवलप करना होता है वो इंटेलेक्चुअल्स मीडिया से भी कहीं ज्यादा करते हैं। तो ये जो 3 साधन है परसेप्शन वार के, इसमें इंडिया को ज्यादा अपने एफर्ट्स इंटेंसिफाई करने चाहिए, और उसके बाद ही एफटीए में डाला जा सकता है। अब केवल एफटीए से हम पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। ठीक है ब्रिगेडियर सानी, जिस तरह से करोड़ी जी भी कह रहे हैं कि इतना आसान तो नहीं है,
लेकिन डेलीगेट्स जिस तरह से पहुंचे हैं, तस्वीरें जो सामने रखी गई, प्रूफ के तौर पर जो चीजें सामने रखी गई, जिसमें आपने देखा कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पल पल की जानकारी दी जा रही थी पूरी दुनिया को कि कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, तो एक का पर्दाफाश करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की यहाँ भारत के अंदर, लेकिन वो कह रहे कि कूटनीतिक तौर पर समझाना, लॉजिकली समझाना बहुत जरूरी रहेगा। आशा जी, पहली बात तो आपको मैं वापस थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूं। जब से देखिए आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में और इंफॉर्मेशन फ्लो के ज़माने में अभी इतना आसान भी नहीं है कि जैसे अगर पाकिस्तान बोले कि हम उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। पूरे दुनिया देख रही है, स्पेशली 22 अप्रैल की जो घिनौनी हरकत की है पाकिस्तान ने, और उसके बाद उनका जो टेरर रेजिस्टेंट फ्रंट जो एलईटी का जो ऑफशूट है उसने जिम्मेवारी भी ली थी, और हालांकि उसने प्रेशर में आने के बाद करीब 3-4 दिन के बाद अपना नाम हटा दिया था। पूरी दुनिया को मालूम है पहलगाम का जो हादसा हुआ है इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हिंदुस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोल दिया है कि स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर हमारे लिए पाकिस्तान के बराबर है। और स्पेशली आफ्टर मास फ्यूनरल जब देखा गया था कि पाकिस्तान आर्मी और जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे वो खड़े थे और मास फ्यूनरल कर रहे थे, तो पूरे दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट किया है, इसको कोई नकार नहीं कर सकता। हालांकि ठीक है, हर एक का अपना अपना थोड़ा इंटरेस्ट है, चाहे यूएस है, चाहे जर्मनी है, चाहे चाइना है, इनके इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बने रहे। पर अभी समय आ गया है कि पूरे दुनिया को समझना पड़ेगा आतंक का खतरा और पाकिस्तान को एफएटीएफ में की ग्रे लिस्ट में शामिल करना। इसी मद्देनजर रखते हुए हमारे सेक्रेटरी जो है, फॉरेन सेक्रेटरी यूएस भी गए थे 27-29 में को गए थे, और उन्होंने वहां पर डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी से भी मिले हैं ताकि पाकिस्तान का जो नाम एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है उसको मैनेज किया जा सके। साथ ही साथ ये भी हम बता दें कि जब ये पहलगाम का जो मास्टरमाइंड है सैफुल्ला, वो भी 2-3 दिन पहले मीडिया में आया है, AK-47 से उसके एस्कॉर्ट्स सरेआम खड़े होकर घूम रहे थे, तो सबने देखा इस चीज को। ये चीज का जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान का, इंडिया ने ऑलरेडी डोजियर बना लिया है, उन्होंने पूरे एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए हैं। मतलब एक रणनीति के तौर पर, कूटनीतिक तौर पर अब काम करने की जरूरत है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बनेंगे जिस तरह से एफएटीएफ की बात हो रही है, आप ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय आयोग और सऊदी अरब, यूएई जैसे खाड़ी देशों का समर्थन बहुत जरूरी रहेगा कि एफएटीएफ में पाकिस्तान को डालने के लिए मिले। लेकिन जो इस वक्त की हालात हैं, लगता है आपको? देखिए आशा जी, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान को हम आसानी से एफटीए की लिस्ट में डाल पाए, लेकिन दूसरे जो मंच है वहां हमें एफर्ट करना चाहिए। देखिए बहुपक्षीय कुछ मंच है, जो ब्रिक्स है, G20 है, SCO है, वहां भारत ने हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाया, उसके अगेंस्ट में प्रस्ताव भी पास करवाया कि आतंकवाद से हम सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो ये जो बहुपक्षीय संगठन है, इनमें भारत को पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान का नाम इंक्लूड करना चाहिए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि भारत का दृष्टिकोण अभी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि केवल टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले नहीं, उसको सपोर्ट करने वाले भी हम आतंकवाद की लिस्ट में रखेंगे। और भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद है वो एक दो बार होगा, चाहे वो उसका समर्थन करने वाले हो और चाहे आतंकवाद का एक परपेट्रेट करने वाले हो। तो भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है, इसलिए पाकिस्तान का नाम लेके भारत को कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, रोग स्टेट है। तो एफटीए वाले में एफर्ट्स कंटिन्यू, हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट रहेंगे, लेकिन दूसरे जो अभी द्विपक्षीय कूटनीति तो चल रही है, लेकिन बहुपक्षीय जो संगठन है उनमें और संयुक्त राष्ट्र संघ में, देखिए अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में हमारे जो प्रतिनिधि है यूएन में, उन्होंने जब इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है तो 4 पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहे, क्लियर कर कि इन 4
की वजह से हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अगेंस में रखा है। तो भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है, तो उसमें किसी को डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। जो 4 पॉइंट उन्होंने बताए हैं उनमें पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रीटी की प्रिएम्बल में लिखा हुआ है कि इस ट्रीटी को गुड फेथ में फ्रेंडली रिलेशन में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो जब फ्रेंडली स्पिरिट नहीं है, अच्छे फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जारी कैसे रखा जा सकता है। तो ऐसे 4 पॉइंट उन्होंने दिए। तो केवल एफटीए में डालने से ही पाकिस्तान को हम आगे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा देखिए, अभी जो वहां पे प्रदर्शन हुआ उसमें जो लश्कर है तैयबा के संगठनों ने पाकिस्तान में जो प्रदर्शन किया उसमें वहां के सेना प्रमुख की फोटो ले गए। एक तरफ तो आतंककारियों को समर्थन करने वाले, दूसरी तरफ वहां के सेना प्रमुख की फोटो है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो पाकिस्तान में हो रही है, अभी प्रदर्शन हुआ है, तो उस प्रदर्शन में सेना का और आतंकवादियों का जो गठबंधन है उसको हमें एक्सपोज करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट है पाकिस्तान में। तो वो दिनेश जी स्पष्ट तो है, लेकिन दुनिया को कन्विंस करना पड़ेगा हमें। वो कह रहे हैं कि आतंकवाद का जो समर्थन है पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर, वो स्पष्ट सामने दिख रहा है, लेकिन एक अपनी जो आइडियोलॉजी और अपनी बात जो एक पूरे तरीके से बेबाकी से वहां पर रखनी होगी, उसका बड़ा सवाल है कि वो किस तरह से होगी, बायोलॉजिकली कैसे लोगों को समझाने के लिए काम किया जाएगा कि स्ट्रांगली तरीके से समझाया जाए और फिर उस पर एक्शन भी हो। देखिए आशा जी, जैसे मतलब एफएटीएफ की जैसे बातचीत है, तो देखिए हमारा लक्ष्य, हमारा कोई मकसद सिर्फ ये नहीं कि एफएटीएफ जो है उसकी लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में है या ब्लैक लिस्ट में आए या नहीं है। हमने एक तरह से चारों खाने चित करने का काम जो है ऑलरेडी पाकिस्तान को बताया, इकोनॉमिकल तरीके से उसकी हालत बिल्कुल बर्बाद है। और दूसरा देखिए कि हमेशा पाकिस्तान जो है एक तरह से भिखारी, एक परजीवी के रूप में ही रहा है, उसके यहाँ खुद होने का कुछ नहीं होता था। और इससे पहले एक तरह से कमजोर बच्चे की तरह उसको पोषित करने का काम जो है, जो उसके मतलब एक जो आका जो थे वो क्या करते थे कि पाकिस्तान ने एक तरह से चाइना जो है, तो चाइना को करीब करीब 5180 किलोमीटर जो है वो जगह लीज पर दे रखी है। कश्मीर का एक जो हिस्सा जो है वो लीज पर दे रखा है, और उसको लेकर के एक तरह से वाला कर्जदार पाकिस्तान जो है चाइना का बना रहा। उसी तरीके से कहीं ना कहीं एड के रूप में या जैसे कर्जे के रूप में यूएस से या जैसे अन्य जो जैसे अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के तहत जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है उनकी तरफ से या जैसे और जो जगह थी वहां से कुछ ना कुछ पैसा मिलता आया था। लेकिन अब जैसे उनको ये लगा कि एक होता है जैसे कि लोन के रूप में पैसा देना, और एक होता है कि भिखारी को जैसे भीख के स्वरूप में देना। तो अब उन लोगों ने भी हाथ खींच ली। हमारी अपने आप में बहुत बड़ी जीत है कि उन लोगों ने एक तरह से कहा है कि आप कुछ काम करके दिखाओ, कि यानी कि ये मतलब कि एक तरह से लॉन्ग टर्म जैसे कि कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई है उस तरीके से वेस्टर्न जैसे कि जो कंट्रीज है उन लोगों ने भी, और इस तरीके से चाइना भी, कि आपके यहाँ पे हम लोग कुछ उद्योग धंधे वाला करने का काम वो ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आपके यहाँ से हमें सस्ते मजदूर मिल सके, और कुछ ना कुछ काम ऐसा कुछ करके जिससे कि इस डायरेक्शन में चीजें जो है कम से कम ले आने का काम कर सके। उसी चीज को लेकर के दूसरा देखिए हमारी जो डेलीगेशन है वो जाकर के जो नैरेटिव इनका जो गलत जो सेट किया हुआ था पहलगाम मुद्दे के बाद में, कि जैसे हमारे यहाँ नुकसान हुआ और हमने उसको लेकर के और मतलब पूरे विश्व पटल पे रखा, लेकिन इनकी तरफ से भी देखिए डेलीगेशन भेजने का काम किया गया। और जगह जगह जाकर के जैसे कि स्वयं जैसे कि मुनीर हो गए या जैसे कि शहबाज शरीफ हो गए, उन्होंने बार बार ये बोला कि हमें तंग किया जा रहा है और मतलब एक तरह से भारत जो है हम पर एक तरह से धौंस जमाने काम करता है, हमारी मदद करे विश्व पटल में जाकर के, ये बातचीत बोली गई। तो उसी को लेके कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को भंग करना, उस नैरेटिव को तोड़ना हमारे लिए आवश्यक था कि कहीं ना कहीं जैसे जो विक्टिम बना करके अपने आप को पेश करे, तो उस चीज को खत्म करके और इसको एक तरफ कॉर्नर करना पड़ेगा। और हम लोग एक तरह से ये चाहते हैं कि पड़ोस में शांति रहे। हम लोग एक तरह से मतलब करने को कर सकते हैं कुछ भी, और आधे घंटे की देरी में मतलब देरी या दूरी बोले उसमें पूरे पाकिस्तान को खत्म किया जा सकता है, जिस तरह की हमारी वायुसेना ने अपना दिखाया। पाकिस्तान अपने आप को एज अ विक्टिम पेश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये तो बात पीएम ने भी कही, गृह मंत्री ने भी कही, रक्षा मंत्री ने भी कही कि आतंकवादियों का हमला अपने ऊपर हमला मान लिया है पाकिस्तान ने। आशा जी, जब ये 22 तारीख को दर्दनाक हादसा जो हुआ था 22 अप्रैल को, और इमीडिएट रिएक्शंस अगर हम देखें उस टाइम यूएसए, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, ऑल दीज कंट्रीज ने भारत का साथ दिया था और उन्होंने बोला था कि दर्दनाक हादसा जो है ये पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है और आप डिफेंड कीजिए। ये अगर हम इसको मद्देनजर रखते हैं
और ये भी बात समझ में अगर आए हमारे कि ये 2022 तक पाकिस्तान एफएटीएफ लिस्ट में था। 2022 में जब निकला था उसको तब ये बोला गया था कि इनके ऑब्जर्वर्स गए एफएटीएफ के और इन्होंने कमिटमेंट्स पूरी कर दी है पाकिस्तान की। पर एक मेजर कमिटमेंट जो है पाकिस्तान ने नहीं की है, वो है एंटी टेरर लॉ। इन्होंने अपना डिफाइन करना था अपनी कंट्री में, तो उन्होंने एंटी टेरर लॉ आज की डेट में नहीं बनाया है। और दूसरी चीज, अभी हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया, हमने एक डोजियर जो हम दे रहे हैं एफएटीएफ में, हमने पूरा बता दिया है इनको कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे। और तीसरी चीज जो है हम अभी हिंदुस्तान को जो बतानी है कि इनके आर्म्स एक्सपोर्ट जो है, सॉरी आर्म्स इंपोर्ट जो है 20% बढ़ गए हैं। अभी इनसे पूछो 20% कैसे बढ़ गए हैं? एड तो इनको मिल रही है सब जगह से, टैक्स इनका सिर्फ जो कंट्री में टैक्स 2.5% लोग टैक्स देते हैं। तो जो अगर इनके पास हथियार आ रहे हैं और जो फंडिंग हो रही है और हथियार दिया जा रहा है, किस पैसे से दिया जा रहा है? तो जब एफएटीएफ का मेन मुद्दा यही है कि वो सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग को भी देखें। डिफेंस बजट भी बढ़ा रहे हैं अपना। डिफेंस बजट कैसे बढ़ गया इनका? अराउंड 18% बढ़ा रहे हैं, वो 2.1 ट्रिलियन हो रहा है। तो ये देश, दुनिया भर के देशों को देखना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान एज ए हब, टेररिज्म हब जो है किस प्रकार से बनता जा रहा है, और सेंसिटाइज करना पड़ेगा। करोड़ी सिंह जी वो कह रहे हैं कि टेररिज्म हब किस तरह से पाकिस्तान बन रहा है ये देखना पड़ेगा, और दूसरा ये कि एंटी टेररिस्ट लॉ अगर डिफाइन करने के लिए बोला गया था तो वो अभी तक क्यों नहीं हुआ, उस पर काम क्यों नहीं हुआ है? तो ये तो बात उठ सकती है इंटरनेशनल लेवल पर। देखिए आशा जी, जहां तक बातचीत का सवाल है, पाकिस्तान ने जब भारत में पहलगाम में अटैक हुआ तो उसके बाद कंडोलेंस भी एक्सप्रेस किया और ये भी कहा कि आतंकवाद जहां भी जिस फोरम में है हम उसका विरोध करते हैं। और यही नहीं, अभी सहवाग जब गए टर्की और अजरबैजान, वहां भी उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम आतंकवाद के विरुद्ध मिलकर लड़ेंगे, आतंकवाद का हम विरोध करते हैं। तो पाकिस्तान का जो पोस्टर है कि हम आतंकवाद के विरोधी हैं, हम आतंकवाद के पोषक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिबंधित संगठन है वो पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं। देखिए, लश्कर ए तैयबा है, वो इंटरनेशनल नेटवर्क है और उसी नेटवर्क के मेंबर होके राणा और हेडले को अमेरिका में सजा हो चुकी है। और जो है लश्कर ए तैयबा है, वो ही राणा और हेडले मिलके डेनमार्क में वहां के न्यूज पेपर के ऑफिस पे अटैक करने का प्लान बना रहे थे, जिसमें की सजा हुई है उनको। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन या जैश ए मोहम्मद है वो पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं और उनका अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, लेकिन वो अपना नाम बदल लेते हैं। देखिए, जब पहलगाम का अटैक हुआ तो एक रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से जो थे उसने नाम बदलने से क्या होगा करोड़ी सिंह जी? नाम बदलने से क्या होगा? जो आपने कृत्य किया है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद करोड़ी सिंह जी। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद और सानी जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरह से ग्रे लिस्ट में डालने की बात हो रही है, सहयोग भी चाहिए लेकिन कूटनीतिक तरीके से काम करने की भी जरूरत है। और तब वो रावना की जिस तरह से करोड़ी सिंह जी ने बात की है, उनके साथ साथ अपने हेडली की भी उन्होंने बात कर दी। तो और कौन से वाले सबूत यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ चाहिए वो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरह से कार्रवाई तेज कर चुका है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।